नमस्कार दोस्तों। तो साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा जो हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, उसमें आगे बढ़ते इस क्लास में पिछले वीडियो में हमने कहा 19वीं शताब्दी से पहले पहले जो 8-10 ग्रंथ रचनाएं हैं, जहां हमें कवियों का, साहित्यकारों का, भक्तों का, संतों का आदि का परिचय, जीवन परिचय प्राप्त हो जाता है, उनका जीवन वृत्तांत मिल जाता है, उनके संबंधी उनकी जीवन गाथा की प्राप्ति हो जाती है। वो इतिहास ग्रंथ नहीं है, क्योंकि उन्हें इतिहास मानकर लिखा नहीं गया। अब बात आती है इतिहास लेखन परंपरा में पहला ग्रंथ कौन सा होगा, जो कि 19वीं शताब्दी में शुरुआत होती है उसकी। 19वीं शताब्दी में इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत मूलतः कहां से होती है? मैंने कल बताया था 19वीं शताब्दी से। तो 19वीं शताब्दी से क्या होता है? 19वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी से क्या होता है? इतिहास ग्रंथों की लेखन परंपरा का आगाज होता है। इतिहास, साहित्य के इतिहास से साहित्य के इतिहास ग्रंथों, साहित्य के इतिहास ग्रंथों की परंपरा का आगाज होता है। ग्रंथों की परंपरा का आगाज होता है। कब से होता है? 19वीं शताब्दी से परंपरा का आगाज होता है। ये हमने बता दिया था कल भी, या ये लाइन आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ कौन सा होगा उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। आज हम मुख्यतः दो बड़े बड़े ग्रंथों के बारे में देखेंगे। पहला कौन सा है? पहला है साहब आपका कौन सा? मैं लिख के छोड़ता हूं, गारसा दा तासी। सुनिए पहले, गारसा द तासी। गारसा तासी फ्रांस के रहने वाले, गारसा फ्रांसा का था, गारसा फ्रांसा का था, ऐसे याद करना है। गारसा कहां का था? फ्रांसा का गारसा था, फ्रांस का रहने वाला। और गारसा तासी जो है, ये जो है पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे ये, इसलिए उर्दू का समर्थन करते हैं ये। तो कौन? गारसादा तासी को हिंदी को भद्दी बोली कहा था। हिंदी क्या है? भद्दी बोली है। आप 1100 है, 1100 आदमी भद्दी बोली कहते, जचा को नहीं हूं, 1100 आदमी हिंदी को भद्दी बोली कहता है। गारसा तासी फ्रेंच का था, फ्रांस का था। और गारसा तासी पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू का प्रोफेसर था। ये पहली बार भारत आते कब? 1836 में, 1836 में। और यहां से साहित्य के इतिहास के ग्रंथ लेकर के, साहित्य के संबंधित सामग्री लेकर के, साहित्य से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित सामग्री लेकर के और वापस चले जाते हैं। बताइए सबसे पहले गारसा तासी भारत कब आते हैं? 1836 में। 18 दुआ कितने होते हैं? 36। 18 दुआ 36 करने के लिए 11 आदमी आता है। 18 दुआ 36 करने के लिए पहली बार आता है। 36 का आंकड़ा था, रुक नहीं पाया, चला गया। 36 का आंकड़ा बैठा, रुक नहीं पाया, सामग्री ली और चला गया। 36 के 3 साल बाद, 36 के 3 साल बाद इसका ग्रंथ आता है। कौन सा? इस्तवार, इस्तवार दला लिटरेचर, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसका मतलब फ्रेंच भाषा में शब्द दिया, फ्रेंच भाषा में ग्रंथ का नाम दिया। ना याद हो, जैसा ऊट पटांग नाम हो, वो 11 आदमी का होता है, 11 आदमी का होता है। लेकिन हम याद करेंगे इसमें। इसका मतलब क्या है? इस्तवार का मतलब इतिहास, यानी क्रमबद्ध इतिहास। इस्तवार यानी क्रमबद्ध इतिहास। इस्तवार दला लिटरेचर, लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब लिटरेचर यानी साहित्य। एंदोई मतलब हिंदुओं की हिंदी, और हिंदुस्तानी मुसलमानों की उर्दू मिश्रित हिंदी, उसे हिंदुस्तानी कहा गया। हिंदुस्तानी ग्रंथ के नाम में 4 शब्द निकालेंगे हम। क्या है? दोबारा सुनिए। द इस्तवार, इस्तवार मतलब इतिहास, हिस्ट्री, क्रमबद्ध इतिहास। दला लिटरेचर, लिटरेचर लिटरेचर से बना हुआ शब्द है। लिटरेचर मतलब साहित्य। एंदुई मतलब हिंदुओं की भाषा हिंदी, एंदुई। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी मुसलमानों की उर्दू मिली हुई हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी। कहीं कहीं उर्दू लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू मिली हुई हिंदी। ये इन्होंने ग्रंथ का नाम रखा और कहते हैं ये ग्रंथ जो था वो जो है आयरलैंड की कमेटी थी उससे प्रकाशित हुआ था। जो ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से प्रकाशित हुआ था। ये ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेट आयरलैंड, वहां से हुआ था। ओरिएंटल सोसाइटी आयरलैंड से प्रकाशन होता है इसका। ये ग्रंथ जो है गारसा तासी का ग्रंथ कितने संस्करण आते हैं?
गारसा तासी के इतिहास के 2 संस्करण हैं। संस्करण कितने हैं? 2 हैं। पहले संस्करण में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। दूसरे संस्करण में 3 भाग हैं। पहले में 2, दूसरे में 3। पहले में 1 नंबर संस्करण में 1 में 2 है तो 2 में 3 है, 1 में 2 है तो 2 में 3 है। तो हमें पहला पहला याद रखना है, पहला पहला सन याद करना है। वैसे पता ना चाहिए संस्करण कितने? 2। जैसे कोई आप किताब लाते हो मार्केट से आपने किताब ली और वो संस्करण जो है एक आ गया, अगले साल वही किताब दोबारा आती है, किसी नया संस्करण आ गया, दूसरा संस्करण वो होते, किताब वही है, कुछ बदलाव कर दिया, कुछ जोड़ दिया गया उसमें। तो गारसा तासी ने 2 संस्करण निकाल दिए। पहला संस्करण निकाला, उसके 2 भाग थे, वो याद करने हैं। पहला संस्करण के 2 भाग थे, दूसरे संस्करण के 3 भाग थे। तो पहले संस्करण के 2 भाग आते कब है? पहला भाग 1839 में आता, 1839 में। गारसा तासी आया 1836 में, 18 दुआ 36 करने आया था, 1836 में 18 दुआ 36 करने। आंकड़ा 36 का हो गया, वापस चला गया। फिर आता है क्या? पहले 18 दुआ 36 करने आता है, फिर 3 तिया 9 करने आता है, 3 तिया 9 करने आता है। हुआ क्या? हो गया 3 तिया 9 हो गया, 39 में आ गया पहला भाग। और दूसरा भाग आजादी से ठीक 100 साल पहले आया। आजादी से ठीक 100 साल पहले 1847 में आता है। तो 3 तिया 9 हो गए। बताइए, सोचिए, 3 तिया 9 हो गए। पहले संस्करण का पहला भाग 3 तिया 9 में आ गया। बताइए, गारसा 18 दुआ 36 करने आया, हुआ नहीं, चला गया 36 में सामग्री लेकर के। फिर 3 तिया 9 करने आता है, तो 3 तिया 9 हो जाता है। 3 तिया 9 होने के बाद बताइए, गारसा तासी के ठाठ हो गए कि नहीं हो गए? कि सर ठाठ हो गए। तो 3 तिया 9 39 में 8 जोड़ेंगे, दूसरा भाग आ जाएगा, 47 में आता है। कब आता है? 47 में। तो हम अलग अलग बात करेंगे कि पहले भाग में, जो पहला भाग है उसमें कवियों का वर्णन किया गया है। प्रथम भाग में कवियों का वर्णन मिलता है और दूसरे भाग में कवियों की रचनाओं का उल्लेख है। दूसरे भाग में कवियों की रचनाओं का, पहले कवि के बारे में बताया जाएगा, बाद में रचनाएं आएगी उस कवि की। तो पहले भाग में कवियों का जिक्र है, दूसरे भाग में उनकी कवियों की रचनाओं का उल्लेख है। अब इस ग्रंथ में जो फ्रेंच भाषा में था, इसकी विशेषता क्या बनी? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा? इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी, गारसा तासी का। किसी पहला प्रयास किसने किया इतिहास लिखने का? गारसा दा तासी। किसी विदेशी के द्वारा पहला प्रयास किया गया, वो कौन? गारसा दा तासी। किसी और बाहरी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा? द इस्तवार। ये है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और मैं कहूंगा इस इतिहास ग्रंथ में गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ जो फ्रेंच भाषा में था, किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। इस इतिहास ग्रंथ के अंदर 738 कवि माने। टोटल कवि कितने माने? 738। अब मैं कहूंगा, मैंने संस्करण 2 बताए, पहले संस्करण के 2 भाग बता दिए मैंने। कब आए? 39 में और 47 में। पहले में क्या है? कवियों का वर्णन है, दूसरे में कवियों की रचनाओं का वर्णन है। अब दूसरा संस्करण आता है कब? दूसरे संस्करण में 3 भाग आते हैं, 3 भाग आते हैं। 2 भाग आ गए 70 में और तीसरा 71 में। 1870 में 2 भाग किसके? दूसरे संस्करण के, और तीसरा भाग 71 में आता है। अब पहली बात याद रखिए, पहले 2 सन याद करने हैं हमें, और याद करना है कि संस्करण 2 थे। पहले संस्करण में 2 भाग थे, दूसरे संस्करण में 3 भाग निकाले। पहले वाली चीज याद होनी चाहिए, दूसरे वाली ना याद हो काम चलेगा। दूसरे वाली का सन ना पता हो चलेगा, नहीं पूछेगा आपसे कभी। चलिए आगे चलते और बोलता हूं मैं। गारसा तासी जो है, गारसा दा तासी जो है, वो इनका 47 में ये आता है। कौन सा? दूसरा भाग पहले संस्करण का। अगले ही साल एक उर्दू के अंदर अनुवाद करता है कौन? मौलवी करीमुद्दीन। एक किस नाम से करता है? तबाख्त ए सऊरा नाम से, सैसूरा नाम से, सैसूरा। मौलवी करीमुद्दीन अनुवाद करता है तबाख्त ए सैसूरा नाम से, सैसूरा नाम। मौलवियों के पास सुवर तो होते ही हैं, अगले ही साल कर दिया 47 के, अगले साल 48 में किस नाम से कर दिया? तबाकत ए सऊरा। ज्यादा याद नहीं करना, मौलवी करीमुद्दीन। देखिए 11 आदमी, गारसा दा तासी, तो तासी लासी बराबर हो, तासी में तो क्या थी? लासी थी। लासी जानते हो? लासी पीने वाली लासी थी। तासी में तो लासी थी, उस लासी में से क्रीम निकाल के ले गया बाद में कौन? करीमुद्दीन। उस लासी में, गारसा तासी की लासी में से क्रीम निकाली करीमुद्दीन ने। बताइए, उसने तबाख्त ए सऊरा लिखा था। ससूरा बोलते हैं, सैसूरा बोलते हैं।
तबाकते तबाक ए ससूरा लिखा था। करीम करीम निकाली किसने? गारसा तासी की लासी में से करीम करीम निकाली थी पहली बार 48 अगले ही साल करीमुद्दीन ने। करीम करीम निकाली तबाक तेसौरा, पूरी ताकत लगा के निकाली थी, पूरी तबाक तेसौरा रचना है उसकी, इतिहास ग्रंथ है उर्दू भाषा में। तबाक तेसौरा पूरी ताकत लगाकर निकाल ली थी क्या? करीम करीम। करीम करीम ताकत से निकाली तबाकत आ गया, ताकत लगा के निकाली तबाकत आ गया। आगे बात करते हैं 52 में क्या होता है। उसके बाद 52 में 1852 में जो लक्ष्मी सागर वर्ण से है, आप जानते हो 1952 की बात कर रहा हूं मैं। ये 1952 में लक्ष्मी सागर वर्ण से जो है, लक्ष्मी सागर वर्णस्य ने क्या किया? हिंदू साहित्य के इतिहास नाम से इसका प्रकाशन किया था इलाहाबाद से। इलाहाबाद से पहली बार तो कौन करता है? पहली बार तो इसका अनुवाद उर्दू भाषा में करीमुद्दीन करता है। दूसरी बार कौन करता है? लक्ष्मी सागर वर्ण से करता है 1952 में। वर्ण से 52 वर्ण से 52 वर्ण से 12 नहीं करना, 52 वर्ण से गवारा मत कर देना, 52 में वर्ण से करता है। हिंदू साहित्य का इतिहास बताइए पहले करता है कि बाद में करता है करीमुद्दीन के? कि सर करीमुद्दीन के तो बाद में करता है, इसीलिए तो इलाहाबाद से करता है, इसलिए तो इलाहाबाद से करता है। इसमें गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ में जो है कितने कवि थे? कुल कवि 738 थे, 738 थे। गारसा तासी ने कहा मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, और साथ लेने के लिए अड़ गया था 38 में। 738 थे। लेकिन याद पूछेगा हिंदी के कवि कितने थे? हिंदी के कुल कवियों की संख्या 72 थी, 72 थी। बताइए बाकी उर्दू के थे, बाकी उर्दू के थे। प्रोफेसर किसका था? उर्दू का। पक्ष किस भाषा का लिया? उर्दू का। भद्दी बोली किसे कह दिया? खड़ी बोली को। तो बताइए ज्यादा कवि किसके होंगे? उर्दू के होंगे, कॉमन सेंस की बात है। 738 कवि थे, उनमें हिंदी के कितने थे? 72 थे। हिंदी वाले तो सबसे बेहतर ही थे, हिंदी वाले तो सबसे बेहतर ही थे, सबसे बेहतर थे, इसीलिए संख्या तो बेहतर थी, संख्या तो बेहतर थी, क्योंकि औरों से बेहतर थे, औरों से तो क्या थे? बेहतर थे हिंदी वाले। मैं कहूंगा कि ये ग्रंथ इन्होंने महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया है, और महारानी विक्टोरिया की तुलना इन्होंने रजिया सुल्ताना से की है। महारानी विक्टोरिया की तुलना गारसा तासी ने किससे की? रजिया सुल्ताना से की, रजिया सुल्ताना से की है, जो सल्तनत काल में एक महिला हुई, उससे की है, उससे की है। चलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि फोक्स आउट ना हो। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको गारसा तासी की सारी बातें बोल दी है, सारी बातें बोल दी हैं। तो पहले मैं गारसा तासी के बारे में जो बोला वो लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद हम शिव से सेंगर के बारे में बोलेंगे। पहले चलिए, गारसा तासी कहाँ के थे? यह फ्रांस के थे, फ्रांस से, फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में। फ्रांस के कौन सा? पेरिस विश्वविद्यालय में। पेरिस विश्वविद्यालय में किस भाषा के प्रोफेसर थे? किस भाषा का समर्थन कर रहे थे? उर्दू का। विश्वविद्यालय में, पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे। किसके? उर्दू के प्रोफेसर थे। मैं आपको हर एक डीपली बात बताने का प्रयास करूंगा, जहां तक प्रोफेसर थे, जहां तक हमारा संभव होगा हम जाएंगे। प्रोफेसर थे। और ये पहली बार भारत कब आते हैं? ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया। प्रथम बार भारत 1836 करने आते हैं, प्रथम बार भारत में, भारत में, भारत में 1836 में आते हैं। ईस्वी है ये, 36 में आते हैं, 1836 में आते हैं, 1836 में आते हैं। और क्या करते हैं? और साहित्यिक सामग्री लेकर वापस चले गए, और साहित्यिक सामग्री लेकर भारत से साहित्यिक सामग्री लेकर वापस चले गए, क्योंकि 18 हुआ नहीं इनसे, आंकड़ा 36 का था। सामग्री लेकर वापस चले गए, 18 हुआ नहीं, क्योंकि आंकड़ा 36 का था। फिर आते हैं 39 में अपने ग्रंथ को लेकर के, फिर आते हैं कब? 39 में अपने ग्रंथ किसको? स्तुतिवार लितोत्र को। तो 39 में, यहां 18 हुआ नहीं, आगे 39 में 3 हो जाएगा। 18 हुआ नहीं, आगे 3 हो जाएगा। अब ये बात हुई। अब बात आती है कि ये वहां थे, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा कौन सा? अपना फ्रेंच भाषा में थे। मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये उर्दू के समर्थक और खड़ी बोली के विरोधी थे। ये उर्दू के समर्थक, उर्दू के क्या थे? क्यों रही हो?
बोल लो। उर्दू के समर्थक व खड़ी बोली के विरोधी थे। खड़ी बोली के क्या थे? बोली के विरोधी थे। कौन? गारसादा तासी। हिंदी के विरोधी थे ये, उर्दू के और झुकने वाले आदमी थे ये। इसके बाद बात की जाए तो हम ग्रंथ का नाम लिखते हैं, कौन सा ग्रंथ है इनका? इस्ततवार, तैतवार, लिटरेचर, इस्ततवार देला, देला लितरे त्रे तयूर, ये तय पूरा आना चाहिए। लिटरेचर एंदू, ये हिंदुस्तानी, दोबारा लिख देंगे। लितरे तयूर एंदुई, एंदुई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। इसका मतलब क्या है? क्या फ्रेंच भाषा में है? किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। फ्रेंच भाषा में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या? इस्ततवार का मतलब होता है इतिहास, यानी हम लिखेंगे क्या? कर्मबद्ध इतिहास। क्या लिखेंगे हम? कर्मबद्ध इतिहास। इन्होंने इसका ये अर्थ लिया, कर्मबद्ध इतिहास। इसके बाद लिटरेचर, लिटरेचर यानी इसका अर्थ क्या होगा? साहित्य। क्या होगा? साहित्य, साहित्य। तो आगे एंदुई, एंदुई मतलब हिंदुओं की, हिंदुओं की बोली, हिंदुओं की भाषा हिंदी, हिंदुओं की भाषा हिंदी। इसका अर्थ यह है, हिंदुओं की भाषा कौन सी मानेगी? हिंदी। और आगे आपका क्या है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का मतलब है क्या? हिंदुस्तानी का मतलब है मुसलमानों की, मुसलमानों की, मुसलमानों की उर्दू मिश्रित हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी, मिश्रित हिंदी। ये हो गया इसका अर्थ। तो यहां मुसलमान शब्द याद रखिएगा, बस यहां आप याद रखिएगा हिंदू मतलब हिंदू, लिटरेचर यानी साहित्य, और इस्ततवार यानी इतिहास। ये इसका अर्थ लिया गया है, ये इसका अर्थ लिया गया कि ऐसा क्रमबद्ध इतिहास, ऐसा साहित्य का क्रमबद्ध साहित्य का इतिहास जिसमें जिसमें हिंदुओं की भाषा और मुसलमानों की भाषा दोनों का प्रयोग किया गया हो। यह फ्रेंच भाषा में है। किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। सही आ रहा क्या? यह फ्रेंच भाषा में है, यह फ्रेंच भाषा में है, फ्रेंच भाषा में है। ठीक है साहब, भाषा में है। प्रकाशन देखिएगा, हम प्रकाशन की बात करते हैं, किसने कराया था? तो हम कहेंगे प्रकाशन कराने वाली कौन सी कमेटी थी? वो आयरलैंड की द ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी, आयरलैंड। द ओरिएंटल बैंक है ना, हमारे बैंक है ना आजकल भी, ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी आयरलैंड ने, कमेटी आयरलैंड ने, आयरलैंड से ये प्रकाशित होकर आया था। कौन सा ग्रंथ? आयरलैंड से आया था। कौन सा? इस्ततवार लेते उतर, इसने कराया था। इसके बाद बात कीजिए ग्रंथ, और इसका प्रकाशन जो है, इसके 2 संस्करण थे। कितने संस्करण? 2 संस्करण निकाले गए हैं। संस्करण 2 हैं, 2 संस्करण। ये बात ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे अब क्या? प्रथम संस्करण की। तो गौर से सुनना, प्रथम संस्करण इंपॉर्टेंट है। प्रथम संस्करण जो है, इसके भाग कितने? 2 भाग। इसके भाग कितने हैं? 2 भाग है साहब। कितने? 2 हैं। एक ये लो और एक आप ये लो, 2 भाग हैं। पहला भाग कब आता है? पहला भाग 1839 में। मैंने कहा 18 2 36 किया, हुआ नहीं, आंकड़ा 37 का बैठ गया। फिर 3 3 9 करने आ गया, 3 3 9 हो गए तो गारसा के ठाठ हो गए। तो 8 साल बाद दूसरा आ जाता है, 8 साल बाद दूसरा जाता है। इसमें कवियों का वर्णन है, इसमें कवियों की रचनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है? इसमें हम कहेंगे कवियों का वर्णन मिलता है। कवियों का, पहले भाग में कवियों का वर्णन है, तो दूसरे भाग में क्या है? कवियों की रचनाओं का, कवियों की रचनाओं के बारे में है। कवियों की रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाओं के बारे में है, के बारे में है। ठीक है, ये बात पता हो थोड़ी सी, आपको कम से कम सन पता हो, एक कम से कम ये पता हो। इसके बाद दूसरा संस्करण, मैंने कहा पहले संस्करण के पहले के भाग कितने निकले? 2। पहले के भाग कितने निकले? 2। तो दूसरे संस्करण के भाग कितने निकलेंगे? 3।
और दूसरा संस्करण निकला, यहां लिख देता हूं दूसरा संस्करण, नहीं याद करना, बस लिखना है दूसरा संस्करण। तो भाग कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 3 भाग निकलेंगे, 1 2 और 3 भाग निकले किसके? दूसरे संस्करण के। भाग 3 संस्करण दूसरा, तो 1 से 2 निकला, 2 से 3 निकले, 1 से 2 निकले, 2 से 3 निकले, ऐसे पता होना चाहिए। सन देखिएगा, पहले 2 भाग कब निकले? पहले 2 भाग यानी प्रथम 2 भाग ये 70 में आए, प्रथम 2 1870 और तीसरा भाग 1871। नहीं पूछेगा आपसे, ये सब इश्यू में है, सबके सब इश्यू में है, लिखने की बात है बस, पूछना नहीं है इसको, पूछेगा नहीं वो। तो 2 संस्करण हो गए, गारसा तासी के 2 संस्करण हो गए। अब आगे बोलते हैं, यह ग्रंथ इन्होंने क्या किया है? यह ग्रंथ किसको समर्पित किया है? यह ग्रंथ महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया है, महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया है। करेगा ही, वहां का था तो वहीं करेगा, यहां कैसे करेगा? विक्टोरिया को समर्पित किया है, महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया। और विक्टोरिया की तुलना रजिया सुल्ताना से की है। लिख लीजिए, कोई खास बात तो नहीं है, फिर भी लगा लगे हाथ लिख लेते हैं। क्या विक्टोरिया की तुलना किससे की? गारसा तासी ने। विक्टोरिया की तुलना रजिया सुल्ताना से की है, रजिया सुल्ताना से की है, सुल्ताना से की है। किसने? गारसादा तासी ने। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा इतना हमने लिख लिया, अब बात आती है आगे क्या? इसमें कवि कितने हैं? क्या है ये? मैं कहूंगा कुल कवि, इस इतिहास ग्रंथ में कुल कवियों की संख्या कितनी थी? कुल कवि 738 थे। गारसा तासी ने कहा मेरा 7 दो, 7 नहीं दिया, अड़ गया ये कि 7 दो मेरा, ये अड़ गया 38 में, 738 है। लेकिन हिंदी का कवि इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट आपसे पूछ सकता है कौन सा कवि, हिंदी के कवि कितने हैं? तो हिंदी के कवि याद रखने हैं, हिंदी के कवि तो औरों से बेहतर थे, हिंदी के कवि तो औरों से, उर्दू वालों से बेहतर थे, बढ़िया थे, अच्छे थे, बेहतर थे, इसीलिए संख्या तो बेहतर थी, संख्या तो हिंदी वालों की बेहतर थी। तो कुल 38, 738 और हिंदी वाले बेहतर। उर्दू के पूछे तो बेहतर माइनस कर देना, उर्दू वाले आ जाएंगे। पर्सन की लैंग्वेज देखना है क्या है। इसके बाद बात की जाए, इन्होंने ये कर दिया इनका विभाजन, और इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई है? इतिहास ग्रंथ में पद्धति कौन सी अपनाई है? मैंने बताया था, बताइए सबसे पहले। वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई है। तो वर्णानुक्रम पद्धति जो है ये गलत है, यानी किसी भी कोई कितने कवि हो, वो अगर एक ए वाले कवि, मान लीजिए अमरनाथ हो गया, अगे हो गया, या और कोई ए वाला कवि हो गया, उनको साथ साथ रखेंगे, चाहे वो आदि काल का हो चाहे आधुनिक काल का हो, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। वर्णानुक्रम पद्धति है, इसमें जो है मैं कहूंगा, इसमें कहीं भी काल विभाजन का प्रयास नहीं है, ये कमी है। विभाजन व प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं है, प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं है। विश्लेषण क्या है? नहीं है, विश्लेषण नहीं है। इसको आप क्या लिख देंगे? कमी नहीं है। तो इसने कमी है, तो योगदान क्या दिया होगा? चलो कमी तो मान लीजिए है, तो योगदान भी होगा इनका, ये कमी है इनकी। क्या है? इनकी कमी है। योगदान क्या है? प्रथम बार इतिहास लेखन का प्रयास हुआ है। योगदान है कि जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनको एक आधार प्रदान किया था, आधार प्रदान किया इतिहास लिखने का। तो प्रथम बार इतिहास लेखन किया गया है, प्रथम बार इतिहास लेखन, प्रथम बार क्या मिलता है? इतिहास लेखन किया गया है, सही तरीके से लेखन किया गया किसी विदेशी के द्वारा किया गया पहला प्रयास, ये भी इसकी योगदान है। किसी विदेशी के द्वारा, विदेशी मतलब फ्रांस का था ये, किसी विदेशी के द्वारा किया गया पहला प्रयास या प्रथम प्रयास आप कह सकते हो, ये था। तो इससे क्या मिला? हिंदी कवि जो थे उनको इतिहास ग्रंथ लिखने का आधार तैयार हुआ था, यानी गारसा तासी ने हिंदी के साहित्यकारों के लिए जो इतिहास लेखन करने की सोच रहे थे उनके लिए आधार प्रदान किया। ये भी इनका योगदान है
कि हिंदी साहित्यकारों के लिए, हिंदी इतिहासकार साहित्यकार, हिंदी इतिहासकारों के लिए, हिंदी इतिहासकारों के लिए क्या किया? आधार भूमि प्रदान की। के लिए इतिहास लिखने की क्या प्रदान की? इतिहास लिखने की आधार भूमि प्रदान की। किसने? गारसादा तासी ने प्रदान की। ये विशेषताएं बनती है किसकी? गारसादा तासी की। ये विशेषताएं हैं। मैं कहूंगा इसका अनुवाद भी हुआ क्या? ये तो फ्रेंच में था, अनुवाद होता है उर्दू में भी और हिंदी में भी। पहले उर्दू में करेगा, कौन करेगा? और योगदान क्या हुआ? यानी फ्रेंच, किसी भी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, विदेशी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है कि मनाले बात नहीं, पहली बार लिख दियो, विदेशी द्वारा पहली बार लिख दियो, विदेशी पहली बार लिख दियो, और इतिहासकार अंगली आधार हो गयो। क्या इतिहास यहाँ कौन लिखे जाए, यहाँ लिखे जाए? ये कमियां तो बहुत निकाली, लेकिन आधार इससे पहले किसी ने इससे क्रमबद्ध तरीके से लिखा नहीं इतिहास को। तो आधार भूमि इतिहास लिखने किसने दी थी? गारसादा तासी ने। ज्ञासा आदमी अवश्य था, लेकिन कुछ ने कुछ तो दिया, कमियां भी थी। अब मैं बात कहूंगा आगे क्या कि प्रथम बार अनुवाद, प्रथम बार अनुवाद। आप गौर कीजिए, वो 47 में दूसरा भाग आता है पहले संस्करण का। तो प्रथम बार अनुवाद कौन करता है? प्रथम बार अनुवाद करता है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन करता है। मौलवी गारसा तासी की लाशी से, तासी की लाशी से करीम निकाल के ले गया। करीमुद्दीन कौन निकाल के ले गया? गारसा तासी की लाशी से करीम निकाल के ले गया। कौन? करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन ने तबाख्त ए ससूरा नाम से उर्दू भाषा में अनुवाद किया। किस नाम से? तबाख्त। तबाख्त मतलब ताकत लगा के ले गया। तबाख्त ए ससूरा, तबाख्त ए सुसरा नहीं, ससूरा नाम से उर्दू भाषा में अनुवाद किया, नाम से। कब? वो 47 में आता है, इन्होंने 1848 में किया, अगले साल तबाख्त सरूरा नाम से 1848 में उर्दू में अनुवाद किया। किसमें किया? उर्दू में अनुवाद किया। मौलवी है तो किस भाषा में करेगा? कॉमन सेंस की बात है, मौलवी है तो उर्दू में ही करेगा। अनुवाद किया, ये बात पता हो। अब बात करते हैं क्या और भी अनुवाद हुआ था क्या? बिल्कुल साहब, मैंने बताया था लक्ष्मी सागर वाला। पानी पीते उसके बाद लिखते हैं। हाँ तो मित्रों हम बात कर रहे थे किसकी? हमने कहा कि बाद में और भी अनुवाद हुआ क्या? बिल्कुल, प्रथम बार ये हो गया। फिर आगे कौन करता है? आगे 1952 में, 1952 लगभग 100 साल बाद 1952 में कौन करता है? 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से इलाहाबाद से प्रकाशन करवाया। हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से। किस नाम से? हिंदुई साहित्य के इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, साहित्य का इतिहास नाम से क्या कराया था? इलाहाबाद से प्रकाशन कराया था। कहां से कराया था? इलाहाबाद से। रिकॉर्डिंग जारी है क्या? ठीक है। हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से कहां से करवाया? इलाहाबाद से प्रकाशन कराया था। इलाहाबाद से करवाया था, इलाहाबाद से प्रकाशन करवाया। ठीक है, इलाहाबाद में। पहले इसने करवाया, किसने? करीमुद्दीन ने। पहले करीम निकाल के गया करीमुद्दीन, बाद में आता है लक्ष्मी सागर, बाद में आता है तो इलाहाबाद से करवा देता है, इलाहाबाद से करवा देता है। मैंने यहाँ लगभग बातें बोल दी है, एक दो बात और है क्या? गारसा दासी ने अपने इतिहास में प्रथम कवि अंगद का नाम दिया है और अंतिम कवि के रूप में हेमंत पंत को दिया है। प्रथम में अंगद है, ए तो सबसे पहले ही आएगा, ए तो सबसे पहले ही आता है, अंतिम हेमंत है। हेमंत पंत से अंत मान लिया, हेमंत पंत से अंत मान लिया। तुम लिखेंगे क्या? लास्ट बातें हैं क्या? हम लिखेंगे गारसा तासी ने द
तासी ने अपने इतिहास में गारसा तासी ने अपने इतिहास में प्रथम कवि किसे माना? प्रथम कवि के रूप में, प्रथम कवि के रूप में अंगद कवि को रखा, मैं नाम बाद में लिखूंगा, रखा तथा अंतिम कवि के रूप में, अंतिम कवि के रूप में किसको रखा? के रूप में हेमंत पंत को रखा। हेमंत पंत से अंत मान लिया, हेमंत पंत से क्या मान लिया? अंत मान लिया। तो प्रथम कवि के रूप में किसको? अंगद कवि। कौन सा कवि? अंगद कवि। और अंतिम कौन? हेमंत पंत। ये गारसा तासी का इतिहास ग्रंथ हुआ। आज थोड़ी तबीयत नासाज है, इसीलिए जोश उतना नहीं है, मन पारचना होना चाहिए, लेकिन क्लास आपको देनी थी, इसलिए क्लास तो क्लास होती है, चाहे तबीयत कैसी भी हो। अब आती है बात आगे। अब मैंने आपकी यहाँ पे गारसा तासी की बहुत बातें की, अब बात करता हूँ शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, 2 नंबर का था इतिहासकार। 1883 में लिखता है शिव सिंह सेंगर, और 83 कैसे याद आएगा वो हम देखेंगे। गारसा तासी का 1839 में से बीच वाले 2 नंबर वाले ने कहा कि मुझे तो तेरे बीच वाले 2 अक्षर दे दे, बीच वाली 2 संख्या दे दे। 1839 में बीच वाली 2 संख्या दे दे, 2 नंबर वाला कहता है शिव सिंह सेंगर, तो दे दी। तो 2 बीच वाले 83 की संख्या लेकर आता है, 83 में लिखता है शिव सिंह सरोज लिखता है। शिव सिंह सरोज का आधार मैंने बताया था, कालिदास त्रिवेदी रीतिकालीन कवि, कालिदास त्रिवेदी रीतिबद्ध धारा का कवि, जिसका ग्रंथ है कालिदास हजारा, जिसमें 212 कवियों के 1000 छंद मिलते हैं, वो इसका आधार है, वो इसका शिव सिंह सरोज का आधार है। शायद शिव सिंह सेंगर की पत्नी सरोज भी काली होगी, कालिदास त्रिवेदी की पत्नी भी शायद काली होगी, उसकी वधू भी काली होगी, इसलिए जंजीरों से बांधता था। याद आनी जंजीरा बंद, वार वधु विनोद। कालिदास हजारा किसकी है? रचनाएं किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। तो मैंने कहा कि ये शिव सिंह सरोज लिखा। शिव सिंह सेंगर ने क्या किया? शिव सिंह सेंगर ने इसके भाग नहीं किए, मैं इसको कहूंगा प्रथम भारतीय इतिहासकार, साहित्यकार, साहित्य इतिहासकार जिसने हिंदी में इतिहास ग्रंथ लिखा, वो कौन था? शिव सिंह सेंगर था। तो प्रथम भारतीय विद्वान जिसने प्रयास किया, प्रथम भारतीय विद्वान जिसने प्रयास किया, इसे हिंदी का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किसे कहते हैं? शिव सिंह सरोज को कहते हैं। जब भी प्रस्थान करेंगे शिव जी का नाम लेके करना चाहिए, जब भी प्रस्थान करो घर से शिव जी का नाम लेके करना चाहिए, इसलिए शिव सिंह सरोज को प्रस्थान बिंदु कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास का। और शिव सिंह सरोज जो है, इसमें जो है कितने कवि माने? 1003 कवि। ये सामान्य सी बात आती है, सामान्य सी बात है, लेकिन इसके 2 भाग किए थे। वैसे भाग नहीं किए, नाम दिए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध के अंदर क्या किया? पूर्वार्ध में हम बात करते हैं कि इन्होंने 838 कवि जो है उनकी कवियों का कविताओं के उदाहरण दिए हैं, कवियों की जो कविताएं हैं, रचनाएं, उनके उदाहरण दिए हैं, कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए हैं 838 कवियों के। और दूसरे भाग में इसमें 1003 कवि जो हम पढ़ते हैं, उसमें कवियों के बारे में बताया गया है, कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है, कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। तो हमें यह 1003 याद रखना है। भाग पूर्वार्ध उत्तरार्ध 2 हैं। इसमें कवियों के जन्म, मृत्यु, उनको रचनाकाल दिखाया गया, लेकिन अधिकांशतः अविश्वसनीय है। विश्वास योग्य रचनाकाल का समय आदि, जन्म मृत्यु आदि सही नहीं है। इसमें भी वही कमी थी जो गारसा तासी में थी, काल विभाजन नहीं है, प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं है। शिव सिंह सेंगर ने जो है आदिकाल का शुरुआत मानी है 770 विक्रमी संवत से। 770 से शिव सिंह मानते हैं, सेंगर 70 से मानते हैं, शिव सिंह 770। शिव सिंह बोले 770 बोले, शिव सिंह बोले 770 बोले, सेंगर बोले तो भी 770 बोले। 770 विक्रमी संवत से। और प्रथम कवि मानते हैं हिंदी का पुष्य या पुंड को, पुष्य या पुंड को मानते हैं, पुष्य या पुंड को प्रथम कवि मानते हैं। कौन? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह याद कीजिए शिव भगवान को, शिव भगवान की सर के ऊपर जटाओं का है झुंड, शिव भगवान के सर के ऊपर जटाओं का झुंड, वहां है झुंड है तो पुंड है। शिव भगवान के सर पर जटाओं का झुंड, तो याद आएगा पुंड, याद आएगा पुंड को ही पुष्य कहा जाता है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वीकारते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वीकारते हैं। और शिव सिंह सेंगर ने अपने ही पुष्य पुंड को कहा कि यह कवि कौन? पुष्य पुंड भाषा की जड़ है, भाषा की जड़ है। भाषा की जड़ कौन है?
पुष्य है, पुंड है, ऐसा कौन कहते हैं? शिव सिंह सेंगर कहते हैं, क्योंकि शिव सिंह उनकी सर पर जटाओं का झुंड है। जटाओं का झुंड है तो बताओ जटाओं की जड़ ज्यादा मजबूत है कि नहीं? जटा मोटी होती है, बाल पतले होते हैं, जटाओं की जड़ मजबूत होती है, क्योंकि जटाओं का झुंड है तो पुण्य याद आएगा। यह कवि भाषा की जड़ है, भाषा की जड़ है, ये शिव सिंह सेंगर ही कहते हैं, शिव सिंह सेंगर ही कहते हैं। और मैंने शिव सिंह सेंगर की खास खास बातें बोली है। अब इन बातों को लिखते हैं, पानी पीकर लिखता हूं मैं। आवाज आ रही होगी आपके पास प्रॉपर रूप से? चलिए लिखते हैं इसको, चलिए इसको लिखते हैं फटाफट। 2 नंबर वाला बंदा आ गया अपना, कौन सा? शिव सिंह सेंगर। तो जितनी अच्छी अच्छी बात है वो सारी याद होनी चाहिए, बाकी ज्यादा यूं कितना ही पढ़ लो किसी को, वो फिर बात नहीं बनती। अच्छी अच्छी बात पता होनी चाहिए। शिव सिंह सेंगर, इससे बाहर प्रश्न तो आएगा ही नहीं। शिव सिंह सेंगर, तो शिव सिंह सेंगर के बारे में हम कहेंगे क्या? शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा? सर शिव सिंह सरोज लिखा। फटाफट लिखते हैं, शिव सिंह सरोज लिखा। तो शिव सिंह सरोज लिखा था, ये कब लिखा था? मैंने कहा 2 नंबर वाला कवि है। शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज लिखा, शिव सिंह सरोज लिखा। सरोज सेंगर की पत्नी थी, शायद काली थी, इसलिए इसका आधार क्या है? और मैं कहूंगा शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। कब लिखा? 1883 में। गौर कीजिए, मैंने कहा था, एक रफली बता रहा हूं, गासा तासी 3 3 9 कर दिए उसने, 3 3 9 कर दिए। 1 नंबर का था, 2 नंबर वाले ने कहा शिव सिंह में, इसमें भी 2 लिखा हुआ है। 2 नंबर वाले ने कहा कि मुझे तेरे बीच वाले 2 अक्षर दे दे, बीच वाले 2 दे दे। बीच वाले 2 दिए तो क्या सन आ गई? 1883 आ गई। ये लो, ये दिमाग कोई नहीं लगाएगा, ये दिमाग कोई नहीं लगाता ऐसा कि यूं हो सकता है क्या। 1883 में आ गया। और शिव सिंह सरोज का आधार क्या है? तो हम लिखेंगे शिव सिंह सरोज का आधार। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में कभी ना कभी दिखाई देगा। आधार ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ कौन सा है? कालिदास हजारा। कालिदास हजारा किसका है? मैंने कहा था कालिदास की पत्नी काली थी, तो शायद सरोज भी काली होगी, इसलिए सरोज काली थी। शिव सिंह सेंगर की पत्नी सरोज काली थी। कालिदास हजारा किसका है? कालिदास त्रिवेदी का है, सब जानते हैं, ये इसका आधार ग्रंथ है। चलिए बात कर चुके हैं पहले, बार बार नहीं करना है। क्यों? तो हम लिखेंगे किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास है। भारतीय विद्वान या साहित्यकार का प्रथम प्रयास है। साहित्यकार का क्या है? ये साहित्यकार का प्रथम इतिहास लेखन का प्रयास, प्रथम इतिहास लेखन का प्रयास है। ये इतिहास लेखन का प्रयास है। कौन सा ग्रंथ? शिव सिंह सरोज प्रयास है। तो हम कहेंगे हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ। किस भाषा में? वो फ्रेंच में था, ये हिंदी में था। तो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। बताइए, हिंदू शिव को हिंदू मानते हैं कि मुस्लिम मानते हैं? कि शिव को सर हिंदू मानते हैं, हिंदुओं की भाषा हिंदी। तो हिंदी में लिखा गया पहला ग्रंथ, हिंदी में लिखा गया पहला ग्रंथ। धुआ के मेरे लिखा गया क्या है? ये पहला ग्रंथ है, हिंदी में लिखा गया पहला ग्रंथ है। कौन सा? शिव सिंह सेंगर। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ है, पहला इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। चलिए होगी ये बात, आगे चलते हैं। इस ग्रंथ में कितने कवि सम्मिलित किए? इसमें कुल कवि कितने हैं? कुल कवि 1000 के लगभग हैं। कुल कवि कितने हैं? 1000 के लगभग हैं, यानी कुल कवि 1003। फैक्ट आंकड़ा ये है, कुल कवि क्या है? 1003 है, 1003 है। मुझे बीच में देखिए, बीच में देखिए क्या, मुझे शिव भगवान का डमरू याद आता है। शिव भगवान का डमरू बन जाता है। डमरू यूं बजाइए, डमरू यूं बजाइए, डमरू याद आना चाहिए, संख्या याद आएगी।